सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ब्रिटेन के खौफनाक मोहल्ले की एक बेहद खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना, और दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो, और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। साल 2010 था। लंदन की उन्मादी रफ्तार से दूर स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में स्थित एक छोटे से गांव लोक लोमोंट के बाहरी इलाके में मेरा परिवार रहता था। यह एक खूबसूरत गांव था जिसमें हरी भरी पहाड़ियों और नीली झीलों का नजारा था, लेकिन सुंदरता के पीछे अक्सर रहस्य छिपे होते हैं और लोक लोमोंड कोई अपवाद नहीं था। गांव के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त पड़ोस था जिसे स्थानीय लोग क्लाच ब्रेडा कहते थे। इसका नाम गैलिक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है विलाप की घाटी। यह नाम ही काफी डरावना था, लेकिन की लाच ब्रेडा के बारे में कहानियां और भी ज्यादा खौफनाक थीं। बुजुर्ग लोग कहते थे कि यह इलाका कभी समृद्ध था, लेकिन एक अज्ञात त्रासदी ने इसके निवासियों को रातों रात मिटा दिया। कुछ का मानना था कि यह एक भयानक बीमारी थी, जबकि अन्य लोग फुसफुसाते थे कि यह किसी अलौकिक शक्ति का काम था। बहरहाल कीलाच ब्रेडा एक वर्जित क्षेत्र बन गया। गांव के बच्चे, मैं भी उनमें से एक था, को वहां जाने से सख्त मनाही थी। माता पिता डराते थे कि कहीं हम खो न जाएं या किसी भयानक चीज का सामना न कर लें, लेकिन किशोरावस्था में विद्रोह का भाव तो आता ही है। 16 साल की उम्र में मैं जिज्ञासा से तिलमिला उठा था। क्लाच ब्रेडा के बारे में कहानियां मेरे दिमाग में घूमती रहीं। एक रात अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों एलिस्टर और मैरी को साथ लेकर मैंने क्लाच ब्रेडा जाने का फैसला किया। हमने पूरी तैयारी की, टॉर्चें लीं, कुछ स्नैक्स लिए और रात के अंधेरे में निकल पड़े। गांव के बाहरी इलाके में पहुंचने पर एक अजीब सी शांति छा गई। हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों को कंपा देती थी। हम पेड़ों की घनी छायाओं से गुजरे, टूटी हुई बाड़ के ऊपर से कूदे और खुद को क्लाच ब्रेडा के खंडहरों में पाया। घरों के खंडहर खड़े थे, खिड़कियां अंधी थीं जैसे खाली आंखों के कोठार हों। जंगली पौधे फर्श पर कालीन की तरह बिछे हुए थे। हवा में एक सड़ांध भरा हुआ था जो किसी मरे हुए जानवर की तरह महक रहा था। हमें किसी प्रकार की गतिविधि का कोई संकेत नहीं मिला। निराशा होने लगी थी, लेकिन तभी मैरी चीखी। हम उसकी तरफ दौड़े और पाया कि वह एक तहखाने के खुले दरवाजे के सामने खड़ी है। तहखाने में अंधकार था, मानो कोई काला मुंह खोलकर हमें निगलने के लिए तैयार हो। कुछ देर हिचकिचाहट के बाद एलिस्टर ने अपनी टॉर्च जलाई और तहखाने में झांका। अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ चमक उठा। यह हड्डियों का ढेर था जो तहखाने के फर्श पर बिखरा हुआ था। हम घबरा गए और वहां से भागने लगे, लेकिन भागते समय मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी टॉर्च हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी और तहखाने में अंधकार छा गया। अचानक मैंने एक फुसफुसाहट सुनी। यह बहुत धीमी और कर्कश थी, मानो कोई मृत व्यक्ति बोल रहा हो। फुसफुसाहट कह रही थी, आओ, यहां आओ। मैं दहशत में चिल्लाया और मदद के लिए पुकार मेरी चीखें जंगल में खो गईं, मानो ध्वनि ही खुद डर कर भाग गया हो। घबराते हुए मैंने अंधेरे में टटोला, अपनी टॉर्च को खोजने की कोशिश की। उसी क्षण कुछ ठंडा मेरी टखनों को छू गया। मैं चीखने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि एलिस्टर और मैरी ने मुझे पकड़ लिया। चुप रहो, एलिस्टर ने फुसफुसाते हुए कहा, वह कुछ भी हो सकता है। हम अंधेरे में ठोकर खाते हुए भागे। हर आहट, हर टूटती टहनी हमें रुकने पर मजबूर कर देती। तहखाने से बाहर निकलकर हम पेड़ों के बीच से भागे, मानो पीछे कोई दानव का पीछा कर रहा हो। जब पेड़ों का घना जंगल पीछे छूट गया और हम गांव की रोशनी देख पाए, तब जाकर हम धीमे हुए। सांस लेने के लिए रुकते हुए मैंने एलिस्टर और मैरी की तरफ देखा। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। क्या तुमने भी? मैंने कांपती आवाज में पूछा।
हाँ, मैरी ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने भी सुना। क्या सुना? एलिस्टर ने दबाव में पूछा। मैरी और मैंने एक दूसरे को देखा। डर इस खामोश संवाद में साफ झलक रहा था। अंत में मैंने धीमी आवाज में कहा, मैंने भी फुसफुसाहट सुनी थी, लेकिन ये अलग थी। एलिस्टेयर ने मेरी बात काट दी। अलग कैसी? मैंने गहरी सांस ली। वह फुसफुसाहट मेरा नाम ले रही थी। एक अजीब सी खामोशी छा गई। आसपास के पेड़ों की सरसराहट भी मानो रुक गई थी। हम तीनों वहीं खड़े रहे, डर के साए में जकड़े हुए। दूर से गांव की घंटी की आवाज आई। रात के 2 बज चुके थे। हमें वापस जाना चाहिए, एलिस्टर ने अंततः कहा। उसकी आवाज कमजोर थी। हम गांव की तरफ लौट पड़े, लेकिन क्लाच ब्रेडा की यात्रा ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया था। हमने किसी को भी उस रात के बारे में नहीं बताया, शायद डर से, शायद शर्म से, लेकिन फुसफुसाहट वह कभी भी हमारे दिमाग से नहीं निकली। वह रात में आती, सपनों में घुसपैठ करती, मेरा नाम पुकारती। कुछ हफ्तों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। छोटी छोटी चीजें गायब हो जाती और फिर अचानक अजीब जगहों पर मिलती। जानवर रात में अजीब आवाजें निकालकर भागते। गांव के कुछ बुजुर्गों का कहना था कि क्लाच ब्रेडा की बुरी आत्माएं हम पर अपना असर दिखा रही हैं। फिर एक रात चीजें और भी खराब हो गईं। सुबह होते ही पता चला कि मैरी गायब है। खोज के बाद उसका जूता कीच लाच ब्रेडा के पास मिला। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। मैरी हमेशा के लिए गायब हो गई। एलिस्टर और मैं तबाह हो गए थे। मैरी की गायबगी के बाद फुसफुसाहट और तेज हो गई। यह अब रात तक ही सीमित नहीं थी। दिन में भी मुझे लगता रहता था कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मैं परेशान हो गया। स्कूल में मेरा ध्यान नहीं लगता था, नींद भी नहीं आती थी। एक रात तड़के 3 बजे फुसफुसाहट असहनीय हो गई। यह इतनी तेज थी कि मानो मेरे कानों में गूंज रही हो। मैं बिस्तर से उठा और घर से बाहर निकल गया। फुसफुसाहट मुझे खींच रही थी, गांव के किनारे की तरफ, जंगल की ओर। ठंडी हवा चीखती हुई गुजरी, मानो मुझे रोकना चाहती हो, लेकिन फुसफुसाहट का आकर्षण मजबूत था। मैं उसका विरोध नहीं कर पा रहा था। जंगल में घुसते ही हवा और भी ज्यादा ठंडी हो गई। पेड़ों की घनी छायाओं ने मुझे अंधेरे में ढक लिया। फुसफुसाहट अब इतनी पास थी कि मैं शब्दों को समझ सकता था। यह मेरा नाम दोहरा रही थी, लेकिन यह मेरी ही आवाज नहीं थी। यह एक विकृत, कर्कश आवाज थी, मानो किसी मरे हुए प्राणी के गले से निकल रही हो। आवाज मुझे एक विशाल ओक के पेड़ के पास ले गई। पेड़ का तना काला था और उसकी टहनियां नुकीले पंजों की तरह फैली हुई थी। पेड़ के नीचे एक खुला गड्ढा था, गहरे अंधेरे में डूबा हुआ। गड्ढे से एक सड़ा हुआ गंध उठ रहा था, जो मांस और नमी का मिला जुला था। फुसफुसाहट अब सीधे गड्ढे से आ रही थी। यह मुझे अंदर कूदने के लिए कह रही थी। मैं घुटनों के बल खड़ा हो गया, गड्ढे के किनारे पर संतुलित होकर झांका। अचानक अंधेरे से 2 लाल आंखें चमक उठीं। वे चमकती हुई आंखें मुझे घूर रही थीं, मानो मुझे गहराई में बुला रही हों। डर ने मेरी कमर तोड़ दी, लेकिन फुसफुसाहट और आंखों का आकर्षण कम नहीं हुआ। मैं लड़खड़ा गया और एक पल के लिए लगा कि मैं गड्ढे में गिरने वाला हूं। लेकिन तभी दूर से रोशनी की एक झलक आई। कुछ लोग टॉर्च लेकर जंगल की तरफ दौड़ रहे थे। ये एलिस्टर और कुछ गांव वाले थे। वे मेरी तलाश कर रहे थे। रोशनी देखते ही फुसफुसाहट और आंखें गायब हो गईं, मानो कोई अदृश्य राक्षस अंधेरे में छिप गया हो। एलिस्टर ने मेरा नाम पुकारा और मेरी तरफ दौड़ा। जब वे मुझ तक पहुंचे तो मैं बुरी तरह कांप रहा था। मैं उन्हें उस गड्ढे और चमकती आंखों के बारे में बताना चाहता था, लेकिन शब्द मेरे गले में अटक गए। वे मुझे वापस गांव ले गए। उस रात के बाद मैं क्लाच ब्रेडा के पास भी नहीं गया, लेकिन फुसफुसाहट कभी खत्म नहीं हुई। ये अब भी कभी कभी आती है, मेरा नाम पुकारती है, मुझे वापस उस गड्ढे की तरफ बुलाती है। मैरी का क्या हुआ, यह आज तक एक रहस्य है। पुलिस कभी भी उसे नहीं ढूंढ पाई और गांव के लोग अब भी फुसफुसाते हैं कि उसे क्लाच ब्रेडा की बुरी आत्माओं ने ले लिया है। मैं नहीं जानता कि गांव की कहानियां सच हैं या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि लाच ब्रेडा में कुछ बुराई मौजूद है और यह बुराई अब भी मुझे और शायद पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है। रातें अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थीं। हर बार जब फुसफुसाहट आती, यह और भी तेज और कर्कश होती। ये मेरा नाम पुकारती
साथ ही साथ कुछ न कुछ और भी कहती थी। शब्द अस्पष्ट थे, फुसफुसाहट के बीच खोए हुए, लेकिन फिर भी वे धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रहे थे। एक रात फुसफुसाहट ने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरा खून जमा दिया। उसे वापस लाओ, ये फुसफुसा रही थी। उसे वापस लाओ और तुम मुक्त हो जाओगे। मैं बिस्तर पर पसीने से तरबतर होकर उठा। ये फुसफुसाहट अब मुझसे कुछ मांग रही थी, लेकिन उसे वापस लाने का मतलब क्या था? क्या यह मैरी को वापस लाने की बात कर रही थी या कुछ और भी भयानक? अगले दिन स्कूल में भी मेरा ध्यान नहीं लगा। फुसफुसाहट के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। एलिस्टर भी चिंतित लग रहा था। उसने बताया कि गांव में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। जानवरों को फिर से अजीब हरकतें करते देखा गया है। गांव के कुछ बुजुर्गों का कहना था कि क्लाच ब्रेडा की बुरी आत्माएं मजबूत हो रही हैं। उस रात फुसफुसाहट और भी जोर से आई। इस बार शब्द बिल्कुल स्पष्ट थे। उसे वापस लाओ, ये फुसफुसा रही थी। उसे वापस लाओ गड्ढे में और तुम मुक्त हो जाओगे। मुझे पता था कि वह किस गड्ढे की बात कर रही थी। उसी काले ओक के पेड़ के नीचे वाला गड्ढा जहां से चमकती आंखें मुझे घूर रही थीं। फुसफुसाहट का मतलब क्या था? क्या यह मुझे किसी चीज को वापस उस गड्ढे में लाने के लिए मजबूर कर रही थी? लेकिन क्या, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? फुसफुसाहट का खतरा क्या था? डर और जिज्ञासा के बीच में फंस गया था। क्या मुझे उस गड्ढे पर वापस जाना चाहिए? क्या मुझे पता लगाना चाहिए कि वहां क्या छिपा है? मैंने एलिस्टर को सब कुछ बताने का फैसला किया। शायद वह मेरी मदद कर सकता था, लेकिन जब मैं उसे ढूंढने गया तो वह कहीं नहीं मिला। उसकी मां ने बताया कि वह रात के अंधेरे में जंगल की तरफ निकल गया था। मेरा दिल दहल गया। क्या एलिस्टर भी फुसफुसाहट के चक्कर में आ गया था? कहीं वह भी उस गड्ढे के पास तो नहीं गया? मैं एलिस्टर को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ दौड़ा। रात काली थी और पेड़ों की घनी छायाओं ने मुझे डरा दिया, लेकिन फुसफुसाहट का खतरा और एलिस्टर की सुरक्षा की चिंता ने मुझे आगे बढ़ाया। जंगल में गहराई तक जाते हुए मैंने एक टॉर्च की रोशनी देखी। धीरे धीरे करीब जाने पर मैंने देखा कि एलिस्टर उसी काले ओक के पेड़ के पास खड़ा था। वह गड्ढे में झांक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने एलिस्टर का नाम पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वहीं खड़ा रहा, गड्ढे में घूरता रहा। डरते हुए मैं उसके पास गया और उसे वापस खींचने की कोशिश की। एलिस्टर, चलो यहां से, मैंने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन एलिस्टर हिलने तक नहीं मिला। उसने मुझ पर एक खाली निगाह डाली और धीमी आवाज में फुसफुसाया, उसे वापस लाना है। एलिस्टर की आवाज बेजान थी, मानो किसी और के शरीर से निकल रही हो। मेरा खून जम गया। क्या फुसफुसाहट ने एलिस्टर को भी अपने वश में कर लिया था? मैंने उसे फिर से खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। तभी गड्ढे से एक सड़ा हुआ गंध का झोंका आया, इतना तेज कि मेरा गला भर गया। गंध के साथ ही एक कमजोर सी आवाज गड्ढे से निकली। नहीं, आवाज फीकी और कांपती हुई थी, मानो हवा में खो रही हो। एलिस्टर ने धीरे से कहा, वह हमें बुला रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह कौन थी? क्या वह वही चीज थी जिसे फुसफुसाहट वापस लाना चाहती थी? एलिस्टर, ये मत करो, मैंने चीखते हुए कहा। घबराहट से मेरी आवाज फट रही थी। हमें यहां से निकलना है। लेकिन एलिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे गड्ढे के किनारे पर बैठा, मानो किसी अदृश्य बल द्वारा खींचा जा रहा हो। मैं उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक ही जमीन के नीचे से एक तेज आवाज आई। जमीन कांपने लगी और पेड़ों की टहनियां हवा में झूम उठी। गड्ढे से एक धुआं उठा जो काला और घना था। धुएं के बीच से दो चमकती लाल आंखें नजर आईं। वे बिल्कुल उसी तरह चमक रही थीं जिस तरह उस रात चमकी थीं। आंखों से एक भयानक चीख निकली, एक ऐसी चीख जिसने मेरी रूह को कंपा दिया। चीख के साथ ही गड्ढा और चौड़ा हो गया, मानो कोई दानव उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे मैं जमीन पर गिर पड़ा। आंखें मेरी तरफ घूमी और मैंने उनकी गहराई में एक भयानक भूख देखी। ये भूख सिर्फ मांस की नहीं थी, बल्कि आत्माओं की भूख थी। उस भयानक क्षण में मुझे पता था कि अगर मैं वहां से भाग नहीं पाया तो वही चीज मेरा भी अंत कर देगी। मैंने एलिस्टर को एक आखिरी बार पुकारा, लेकिन वह गड्ढे के किनारे पर जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। बिना पीछे देखे मैं जंगल से भाग निकला। पेड़ों की टहनियां मेरे कपड़ों को चीर रही थीं, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं गांव तक दौड़ता रहा।
फेफड़ों में जलन और टांगों में दर्द को अनदेखा करता रहा। गांव के बाहरी इलाके में पहुंचते ही मैं ठिठक गया। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, कोई रोशनी नहीं थी। एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था, मानो गांव के सभी लोग अचानक गायब हो गए हों। मैंने अपने माता पिता को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घबराहट से मेरा गला सूख गया था। क्या वह भयानक चीज गांव तक भी पहुंच गई थी? तभी दूर से एक हल्की रोशनी नजर आई। ये चर्च की खिड़की से आ रही थी। आशा की एक किरण जगी। शायद चर्च में कोई पादरी हो जो मेरी मदद कर सके। खिड़की के पास पहुंचते ही मैंने जो देखा उससे मेरी आंखें फैल गईं। चर्च का दरवाजा खुला था और अंदर से एक गहरी लाल रोशनी निकल रही थी। अंदर से एक भयानक मंत्रोच्चार का स्वर आ रहा था। एक ऐसी भाषा जिसे मैं समझ नहीं सका, लेकिन उसकी ध्वनि ही मेरी रीढ़ को कंपा रही थी। क्या ये वो ही बुरी आत्माएं थीं जो लाच ब्रेडा से निकली थी? क्या वो अब पूरे गांव को अपने वश में कर रही थी? मैं चर्च के दरवाजे के पीछे छिप गया, सांस लेने की भी हिम्मत न करते हुए। मंत्रोच्चार तेज होता गया, मानो कोई तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा हो। अचानक चर्च के अंदर से एक जोर का चीख सुनाई दी। नहीं, इसे मत करो। चीख परिचित थी, यह एलिस्टर की आवाज थी। मेरा दिल दहल गया। क्या वह भी चर्च के अंदर फंस गया था? क्या बुरी आत्माएं उसे अपने जाल में फंसाकर मंत्रोच्चार का हिस्सा बना रही थीं? मैं घबराहट में चर्च के दरवाजे को धक्का देना चाहता था, लेकिन तभी एक अंधेरा साया दरवाजे से बाहर निकला। ये एक लंबा चौड़ा काला प्राणी था, जिसकी आकृति धुएं से बनी लगती थी। उसके लाल चौखे आंखों से आग निकल रही थी और उसकी आवाज कर्कश थी, मानो नरक से निकलकर आई हो। तू कौन है? दानवीय आवाज गूंजी। मैं दहशत में चीखने ही वाला था, लेकिन तभी दूर से चर्च की घंटी बज उठी। एक तेज ध्वनि जो पूरे गांव में गूंज गया। ध्वनि के साथ ही चर्च से लाल रोशनी फीकी पड़ने लगी और मंत्रोच्चार भी धीमा हो गया। काला प्राणी घबरा गया। उसने एक बार मेरी तरफ क्रोध से देखा और फिर चर्च के अंदर वापस चला गया। दरवाजा तेजी से बंद हो गया। घंटी की आवाज धीरे धीरे कम होती गई और फिर एक बार फिर से गांव में अजीब सी सन्नाटा छा गई। मैं चर्च के दरवाजे के पीछे ही जमीन पर गिर पड़ा। शरीर में ताकत न रहने के कारण कांप रहा था। क्या हुआ था? क्या चर्च की घंटी ने बुरी आत्माओं को भगा दिया था? कुछ देर बाद मैंने सांस लेने की हिम्मत जुटाई और चर्च की तरफ झांका। दरवाजा बंद था और अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। एलिस्टर का क्या हुआ, यह मैं नहीं जानता। मैं उठा और गांव के अंदर जाने लगा। हर घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सन्नाटा और भी भयानक लग रहा था। तभी एक कोने से एक हल्की आवाज आई। मैं आवाज की तरफ दौड़ा और देखा कि चर्च के पास रहने वाली बूढ़ी महिला झोई जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। मैंने उसे उठाया और उसकी नाक पर पानी छिड़का। धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। क्या हुआ? मैंने दहशत में पूछा। बूढ़ी महिला झोए ने मुझे देखा और घबराकर बोली, बुरी आत्माएं, वे वापस आ गई हैं। उन्होंने पूरे गांव को अपने वश में कर लिया है। उसके शब्दों ने मुझे जगा दिया। क्या ये बुरी आत्माएं हमेशा के लिए गांव पर कब्जा कर लेंगी, या कोई रास्ता होगा उन्हें रोकने का? मैंने झोए को घर पर छोड़ा और फिर गांव के पुराने पुस्तकालय की तरफ भाग गया। वहां शायद कोई जानकारी मिल सकती थी कि इन बुरी आत्माओं को कैसे रोका जा सकता है। पुस्तकालय में घंटों किताबें खंगालने के बाद मुझे एक प्राचीन ग्रंथ में एक कहानी मिली। कहानी में बताया गया था कि किलाच ब्रेडा में दफनाया गया एक शक्तिशाली जादूगर था, जिसे मारने के लिए गांव वालों ने एक विशेष अनुष्ठान किया था, लेकिन अनुष्ठान पूरा न हो सका, जिससे जादूगर की आत्मा अधूरी रह गई और किलाच ब्रेडा में फंस गई। वही अधूरी आत्मा अब बुरी ताकतों को बुला रही थी। ग्रंथ में बताया गया था कि जादूगर की आत्मा को शांति देने से ही बुरी ताकतों को रोका जा सकता है, लेकिन अनुष्ठान बहुत जटिल था और इसके लिए कई दुर्लभ सामग्रियों की जरूरत थी। इन सामग्रियों को जुटाना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं गांव से बाहर जंगल की गहराई में स्थित एक परित्यक्त मंदिर की तरफ जाने का फैसला किया। ग्रंथ के अनुसार वहां से कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां मिल सकती थीं। मैंने जोए को सब कुछ बताया और उससे गांव की रखवाली करने का वादा लिया। रात हो चुकी थी, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। टॉर्च की रोशनी लिए मैं जंगल में घुसा। पेड़ों की काली छायाएं मुझे डरा रही थीं
और हर आहट में मुझे बुरी आत्माओं का साया दिखाई दे रहा था। घंटों जंगल में भटकने के बाद आखिरकार मुझे वह परित्यक्त मंदिर दिखाई दिया। मंदिर जीर्ण शीर्ण था और उसमें से एक भयानक गंध आ रही थी, लेकिन डर के बावजूद मैं मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर के अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जो न जाने किन भयानक अनुष्ठानों को दर्शा रहे थे। हवा में मंदिर की धूल और सड़न की गंध फैली हुई थी। ग्रंथ में बताए गए स्थान पर खुदाई करने लगा। जमीन सख्त थी और मेरे हाथ जख्मों से भर चुके थे, लेकिन हार मानने का समय नहीं था। तभी अचानक जमीन के नीचे से एक कमजोर सी आवाज आई, मत लो। आवाज फीकी और कांपती हुई थी, मानो हवा में खो रही हो। मैं चौंक कर पीछे हट गया। क्या यह वही जादूगर की आत्मा थी? क्या वह मुझे अनुष्ठान पूरा करने से रोकना चाहता था? मैंने सांस रोककर फिर से खुदाई शुरू कर दी। आवाज और तेज हो गई, मत करो, तुम मुक्त नहीं कर पाओगे, ये तुम पर हावी हो जाएगा। मैंने ग्रंथ में पढ़ी गई बातों को याद किया। जादूगर की आत्मा अधूरी है, उसे शांति चाहिए। मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैंने आवाज को जवाब दिया, लेकिन पहले मुझे तुम्हें स्वतंत्र करना होगा। खुदाई करते हुए मेरे हाथ किसी ठोस चीज से टकराए। मैंने धूल साफ की और देखा कि वह एक छोटा सा तांबे का बक्सा था। बक्सा खोलने के लिए मैं आगे बढ़ा, लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक भयानक चीख निकली। चीख इतनी तेज थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। मंदिर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और छत से पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे। मंदिर ढहने वाला था। मैं बक्से को पकड़कर भागने लगा, लेकिन रास्ता अवरुद्ध हो चुका था। धूल और मिट्टी के भंवर में घिरते हुए मैंने सोचा कि शायद यह मेरा अंत है। धूल का गुब्बार छंटने लगा। मेरे कानों में अभी भी भयानक चीख की गूंज गूंज रही थी। मैं मंदिर के मलबे के नीचे दबा हुआ था, टूटी हुई ईंटों और पत्थरों से घिरा हुआ। मेरी टॉर्च कहीं दूर जा गिरी थी, जिससे चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। घबराहट के मारे मेरा दम घुटने लगा। कुछ देर संघर्ष करने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे ऊपर का भार हल्का हुआ है। मैंने धीरे धीरे अपने अंगों को हिलाना शुरू किया। मेरे हाथ में तांबे का बक्सा जकड़ा हुआ था। शुक्र है कि वह बच गया था। एक खुरचने की आवाज आई। धूल में से एक हल्की रोशनी चमक रही थी। मैंने आवाज की तरफ हाथ बढ़ाया और महसूस किया कि वहां एक संकरी सुरंग है। शायद यही भागने का रास्ता है। मैं सुरंग में घुसने लगा। यह बहुत ही तंग और घुटन देने वाली थी। मेरे कंधे दीवारों से रगड़ खा रहे थे और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन वापस जाने का मतलब मंदिर के मलबे के नीचे दम घुटना था। सुरंग धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि यह कहां जाकर खत्म होगी। हर आहट में मुझे राक्षसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शायद वे भी मुझे ढूंढ रहे थे। कितनी देर रेंगने के बाद अचानक सुरंग चौड़ी हो गई। रोशनी का स्रोत भी नजदीक आ गया था। मैंने देखा कि सुरंग एक गुफा में खुलती है, जिसकी दीवारों पर हजारों की संख्या में मशालें जल रही थीं। गुफा के बीचों बीच एक विशाल वेदी बनाई गई थी। वेदी पर एक भयानक प्राणी खड़ा था, वही जिसे मैंने चर्च के दरवाजे के बाहर देखा था। उसके हाथों में तांबे का एक और बक्सा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे पास था। दोनों बक्सों से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, जो आपस में खींचतान कर रही थी। काला प्राणी बुदबुदाते हुए कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या यह वही जादूगर की आत्मा थी जिसे मैं मुक्त करने की कोशिश कर रहा था, या फिर कोई और भी भयानक ताकत थी जो इस पूरे खेल में शामिल थी? तभी गुफा के अंधेरे कोनों से अजीब सी हंसी गूंज उठी। हंसी धीरे धीरे तेज होती गई, मानो सैकड़ों राक्षस एक साथ हंस रहे हों। गुफा की दीवारों पर बनी चित्र अचानक से जीवंत हो उठे। भयानक राक्षस चित्रों से बाहर निकलकर गुफा के बीचों बीच जमा होने लगे। काला प्राणी मुझ पर क्रोध से चिल्लाया, तुमने मेरा अनुष्ठान रोकने की कोशिश की है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। उसने मेरे ऊपर तांबे के बक्से को उठाया। बक्से से निकलने वाली ऊर्जा और तेज हो गई। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली। अचानक गुफा के सबसे ऊपर के छेद से एक तेज रोशनी चमकी। रोशनी के साथ ही एक शक्तिशाली आवाज गूंजी, उसे मत छुओ। मैंने ऊपर देखा और देखा
कि छेद से एक सफेद रोशनी में लिपटा हुआ व्यक्ति नीचे उतर रहा है। उसके हाथों में एक चमकती हुई तलवार थी। आंखें चौंधिया जाने वाली रोशनी में उस व्यक्ति का रूप धुंधला सा दिखाई दे रहा था। फिर भी उसके इर्द गिर्द एक दिव्य ऊर्जा का प्रभा मंडल था जो गुफा की भयानकता को चुनौती दे रहा था। काला प्राणी उस व्यक्ति को घूरते हुए अवाक रह गया। राक्षसों का जमाव भी हड़बड़ा गया। उनकी भयानक हंसी थम गई और उनकी जगह सन्नाटा छा गया। तुम कौन हो? काले प्राणी ने आवाज को काबू में रखने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं प्रकाश का रक्षक हूं, सफेद रोशनी में लिपटे व्यक्ति ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, और मैं तुम्हारे अंधेरे को खत्म करने आया हूं। उसने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। कुछ अजीब सा एहसास हुआ, मानो उस मुस्कान में ही मुझे बचाने की शक्ति थी। उसे छोड़ दो, उसने आदेश दिया, और इस अनुष्ठान को रोक दो। काला प्राणी हंसा। उसकी हंसी खोखली और बेजान थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, उसने कहा। मेरे पास अब इतनी ताकत है कि मैं इस दुनिया को अंधकार में डुबो दूंगा। वह फिर से मंत्र पढ़ने लगा। उसके हाथों से काला धुआं निकलने लगा जो सफेद रोशनी से टकरा रहा था। गुफा के भीतर रोशनी और अंधेरे के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। मैं जमीन पर पड़ा हुआ इस भयानक दृश्य को देख रहा था। ताकत का यह प्रदर्शन इतना भयानक था कि मैं हिल तक नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा कि काले प्राणी का ध्यान भटक गया। मेरी तरफ देखते हुए उसने क्रोध से दहाड़ा। तुम, उसने चिल्लाया, तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो। वह मेरी तरफ लपका, लेकिन सफेद रोशनी में लिपटे व्यक्ति ने उसे रोक लिया। वे दोनों हवा में तलवारें लहराते हुए लड़ने लगे। लड़ाई इतनी तेज थी कि मेरी आंखें उसे ठीक से देख नहीं पा रही थीं। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि सफेद रोशनी वाला व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उसकी तलवार की चमक कम हो रही थी। क्या वह हार जाएगा? क्या काला प्राणी अपना अंधेरा इस दुनिया पर फैला देगा? मेरे मन में डर और निराशा का एक भंवर उठ रहा था। मेरा तांबे का बक्सा अभी भी मेरे हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। क्या इस बक्से में कोई छिपी हुई ताकत थी जो इस लड़ाई को पलट सकती थी? तभी एक अजीब सी गर्मी मेरे हाथ से निकलकर बक्से में समा गई। बक्सा गर्म हो गया और अचानक उसमें से एक तेज नीली रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि मुझे आंखें बंद करनी पड़ी। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि गुफा का पूरा माहौल बदल चुका था। काला धुआं गायब हो गया था और उसके स्थान पर नीली रोशनी हर जगह फैल रही थी। काला प्राणी जमीन पर गिरा हुआ था। उसका शरीर बेजान सा लग रहा था। सफेद रोशनी वाला व्यक्ति थका हुआ सा दिख रहा था, लेकिन उसकी तलवार में फिर से चमक आ गई थी। उसने मेरी तरफ देखा और इशारा किया। उसे बक्सा दो, उसने थोड़ी सांस लेते हुए कहा। मैंने संकोच करते हुए बक्सा खोल दिया। उसके अंदर नीली रोशनी का एक छोटा सा गोला घूम रहा था। सफेद रोशनी वाला व्यक्ति गोले को अपनी तलवार की नोक पर रख लिया। गोला तलवार के संपर्क में आते ही और भी तेज होकर चमकने लगा। तलवार खुद भी नीली आभा से जगमगा उठी। व्यक्ति ने तलवार उठाई और काले प्राणी की तरफ इशारा किया। अंधकार के राक्षस, उसने शक्तिशाली आवाज में कहा, तुम्हारा अत्याचार अब खत्म होता है। उसने तलवार को जोर से नीचे की तरफ घुमाया। नीले गोले से निकली एक तेज किरण सीधे काले प्राणी के सीने पर जाकर लगी। एक भयानक चीख गूंजी जो गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजती रही। कुछ ही सेकंड बाद काला प्राणी धुएं के गुब्बार में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। उसी पल गुफा की दीवारों पर बने राक्षसों के चित्र भी फीके पड़ गए और फिर गायब हो गए। गुफा की दीवारों से जलती हुई मशालें बुझ गईं और रोशनी एकदम कम हो गई। सफेद रोशनी वाला व्यक्ति धीरे धीरे कम चमकने लगा। वह मेरी तरफ आया और अपना हाथ बढ़ाया। तुम बहादुर हो, उसने कमजोर आवाज में कहा। तुमने अंधेरे से लड़ने की हिम्मत दिखाई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। एक गर्म बिजली की लहर मेरे शरीर से गुजरी। तभी सफेद रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी जगह एक साधारण सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े ने मेरी तरफ मुस्कुराया। अब गांव वापस जाने का समय हो गया है, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। मेरा शरीर अभी भी डर और थकावट से कांप रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सी खुशी थी। हमने अंधेरे को हरा दिया था। बूढ़े आदमी के पीछे चलते हुए हम गुफा से बाहर निकल आए। बाहर सूर्योदय हो चुका था।
पहली किरणें जंगल के पेड़ों के ऊपर से निकल रही थीं। हवा ताजा और मीठी लग रही थी। गांव जाते वक्त रास्ते में हमने जोए को देखा। वह बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन अब सांस ले रही थी। हमने उसे जगाया और पूरी कहानी बताई। गांव के बाकी लोग भी धीरे धीरे जागने लगे। वे सभी भयभीत और परेशान थे। हमने उन्हें बताया कि बुरी आत्माएं अब खत्म हो गई हैं। उस दिन गांव में जश्न का माहौल था। हर तरफ खुशी के गीत गूंज रहे थे। मैं गांव का हीरो बन गया था, लेकिन असली हीरो तो वह बूढ़ा आदमी था जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया और अंधेरे से लड़ने की शक्ति दी। कुछ दिनों बाद बूढ़ा आदमी गांव से जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे रुकने के लिए बहुत मनाया, लेकिन वह चला गया। जाते हुए उसने मुझे एक छोटा सा ताबीज दिया। यह तुम्हें हमेशा अंधेरे से बचाएगा, उसने कहा। मैंने ताबीज को संभाल लिया। अब भले ही कितना भी अंधेरा हो, मुझे पता था कि मैं उसका सामना करने की हिम्मत रखता हूं। क्लाच ब्रेडा की बुरी आत्माएं शायद हमेशा के लिए खत्म हो गई थीं, लेकिन मुझे पता था कि दुनिया में अंधेरे की ताकतें हमेशा मौजूद रहेंगी। लेकिन अब मैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।